हेलो फ्रेंड्स, सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं विकास भट्ट SKK मैथ्स क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो सेशन है, जैसे कि पिछले जो सेशन थे वो इम्पोर्टेंट थे, तो आप खुद समझदार हैं कि आज का सेशन भी क्या होगा आपके लिए, बेहद ही महत्वपूर्ण होगा, इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि आज का जो सेशन है उसमें हम वर्ग और वर्गमूल से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, उनके बारे में हम जानेंगे, समझेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, या मैं उनको कह सकता हूँ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला फैक्ट्स मैं आपके सामने रखता हूँ। क्या फैक्ट्स है उसके बारे में हम देखते हैं। तो पहला जो फैक्ट है दोस्तों वो आपके सामने है। देखते हैं क्या फैक्ट है, क्या महत्वपूर्ण तथ्य है कि जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर, कौन से स्थान पे दोस्तों, इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, 2, 3, 7 या 8। इन चारों अंकों में से अगर कोई अंक होता है तो उस स्थिति में क्या हो सकता है कि अगर ये चारों अंक है तो वे कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। क्या याद रखना है दोस्तों कि अगर इकाई के स्थान पर किसी संख्या में 2, 3, 7 या 8 आता है तो हमें ये याद रखना है कि वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, यानी उसका वर्गमूल नहीं निकल सकता। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिए हैं मैंने, जैसे 2357 इकाई का अंक 7 आ रहा है दोस्तों, यहाँ 118 इकाई का अंक 8 है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 3 है, इसमें 8 है और इसमें 3 है। इस प्रकार की कई संख्याएं हो सकती है। हमें संख्याओं से मतलब नहीं है, हमें केवल और केवल इकाई के स्थान पे जो अंक लिखा हुआ है उससे मतलब है। और इकाई के स्थान पे कौन सा अंक है दोस्तों, 2, 3, 7 या 8। ठीक है, प्रश्न कैसे बन सकता है, तो प्रश्न इस तरीके से बनेगा। देखो, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हमसे क्या पूछेगा ये कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग नहीं है तो यहाँ इकाई का अंक 5 है दोस्तों, हमें केवल इकाई का अंक देखना है। यहाँ भी 5 है, यहाँ 4 है और यहाँ 8 आ रहा है। और जैसा कि हमने नियम पढ़ा कि इकाई के स्थान पे क्या नहीं होना चाहिए, 2, 3, 7 या 8 नहीं होना चाहिए पूर्ण वर्ग होने के लिए। तो यही आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है दोस्तों, 8 आ रहा है। इसी का विपरीत क्या पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो कौन सी है उसके लिए हमें देखो कोई ना कोई इसमें नहीं होगी, तो उसको हम चेक करते हैं कि कौन सी नहीं है। तो यहाँ 7 है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, यहाँ 3 है तो ये भी नहीं है, यहाँ 9 है तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। देखो यहाँ 2 है तो ये नहीं है। तो हमने क्या किया दोस्तों, तो हमें ये पता चल गया कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है 529, और हमें याद भी है ये। तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने केवल और केवल ये देखा कि कौन सी नहीं है। तो हमने इकाई का स्थान देख लिया, इकाई के स्थान पे क्या अंक है उसको हमने चेक किया। तो हमने क्या किया, यहाँ हमने जो पूर्ण वर्ग नहीं है उसको पहचान लिया। तो बची हुई संख्या क्या हो गई दोस्तों, पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। यानी 529 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल हम अच्छी तरह से जानते हैं कितना होता है दोस्तों, 23 होता है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद होना जरूरी है, इसलिए इसको एक बार आप पॉज करके वीडियो को और नोट कर लीजिए। अगला मैं फैक्ट आपके सामने लेके आता हूँ, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो अगला फैक्ट आपके सामने है दोस्तों, पढ़ देता हूँ मैं। क्या फैक्ट है कि यदि किसी संख्या में अंकों की संख्या सम है, अंकों की संख्या क्या होनी चाहिए दोस्तों, सम होनी चाहिए। तो यदि किसी संख्या में अंकों की संख्या सम है, अंकों की संख्या किस रूप में होगी, n के रूप में होगी। सम मतलब इवन कह सकते हैं, जिनमें 2 का भाग जाता है वो सारी संख्याएं क्या होती है, सम होती है। तो उस स्थिति में वर्गमूल अंकों की संख्या, यानी जो वर्गमूल है उसमें अंकों की संख्या क्या होगी, तो अंकों की संख्या n/2 के रूप में आएगी। प्रश्न कैसे बनेगा इसका, प्रश्न इस तरीके से बनेगा। मान लो ये एग्जाम्पल है पहला कि √49 जो है उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी वर्गमूल में। यानी प्रश्न किस हिसाब से बनेगा दोस्तों कि √49 जो संख्या लिखी हुई है, अगर उसका हम वर्गमूल ज्ञात करें तो उसके अंकों की संख्या कितनी आएगी। ये नहीं पूछ रहा है ये कि वर्गमूल कितना आएगा, ये केवल इतना सा पूछ रहा है कि वर्गमूल निकालने पे कितने अंकों में वो वर्गमूल प्राप्त होगा। तो इसके लिए हमें पता है फैक्ट क्या है, उसी के हिसाब से चलते हैं। देखो यहाँ पे 4 और 9 यानी n बराबर 2 अंक है। कितने अंक है दोस्तों, 2। तो अगर 2 अंक आ रहे हैं तो हमें पता है 2 क्या होता है, सम होता है। तो सम होने पर
सूत्र क्या लगाना है, n/2 लगाना है। n की जगह क्या रख देंगे दोस्तों, अंकों की संख्या रख देंगे, यानी 2 रख देंगे। 2 में 2 का भाग लगाने पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर 2 अंकों में कोई संख्या लिखी हुई है तो उसका वर्गमूल 1 अंक में प्राप्त होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 1 अंक। 1 अंक में इसका उत्तर प्राप्त होगा। इसी तरीके से अगर आगे बड़ी संख्या पूछी जाती है, जैसे मान लो 1024 है, तो इसमें कितने अंक है दोस्तों, 4 है। कौन कौन से, 1, 0, 2 और 4। कौन से उससे वैसे मतलब नहीं है अपने को, मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको कि इस अंक कौन कौन से हैं, 1, 0, 2 और 4। तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि n का मान 4 है, और 4 क्या होता है दोस्तों, सम होता है। सम होता है तो हम आगे क्या लिख सकते हैं, हम आगे लिख सकते हैं n/2 के रूप में उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या आ जाएगी। यानी n की जगह 4 रख दिया, भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 2। यानी कितने अंकों में प्राप्त होगा वर्गमूल, 2 अंकों में। ये इसका आंसर होगा दोस्तों। तो आपको जो दूसरा फैक्ट है, जो तथ्य है, वो आपको समझ में आ गया होगा। इसको भी आप पॉज कीजिए और फटाफट नोट कर लीजिए, फिर अगले फैक्ट की तरफ हम चलते हैं। तो अगला फैक्ट आपके सामने है दोस्तों। फैक्ट मैं बता देता हूँ क्या है। बिल्कुल जो पिछला फैक्ट था उसका विपरीत है ये। क्या है, यदि किसी संख्या में अंकों की संख्या विषम है। कैसी है दोस्तों, विषम है। विषम का मतलब समझ गए होंगे आप। सम का मतलब जिनमें 2 का भाग जाता है, और विषम का मतलब जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या किस रूप में होगी दोस्तों, n+1/2 के रूप में। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ 729। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, इसमें 3 अंक है दोस्तों, 7, 2 और 9। यानी मैं n बराबर लिख सकता हूँ 3। और n बराबर 3 लिखते ही हम समझ गए कि 3 तो कैसी संख्या होती है, विषम संख्या होती है। और विषम होने पर हमें पता है कि वर्गमूल जो निकलेगा इसका में अंकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी दोस्तों, n+1/2 हो जाएगी। यही तो इसका फॉर्मूला है। तो क्या लिख सकते हैं आगे, n की जगह क्या लिख सकते हैं, 3। 3 + 1/2 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 4/2 हो जाएगा। 2 से ये कट जाएगा 2 बार। यानी इसका जो वर्गमूल है वो कितने अंकों में प्राप्त होगा, 2 अंकों में प्राप्त होगा। हमें पता भी है ये कि √729 जो है इसका वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, 27 ही तो होता है। तो कितने अंकों में आ रहा है, 2 अंकों में। तो हम बहुत आसानी से इस फैक्ट को समझ सकते हैं कि अगर विषम अगर हमारे पास अंक आ रहे हैं तो उस स्थिति में हमें ये फॉर्मूला लगाना है, और बहुत ही आसानी से हमें ये पता लगा लेना है कि इसका वर्गमूल कितने अंकों में प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आप नोट कीजिए। फिर चलते हैं हम अगले फैक्ट की तरफ। तो अगले कुछ फैक्ट्स आपके सामने हैं दोस्तों। 4th नंबर का जो फैक्ट है वो आपको दिख रहा होगा कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं ज्ञात किया जा सकता, देखो समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कोई भी ऋणात्मक संख्या मैं यहाँ लिख देता हूँ, मान लो 5 है ये। तो उस स्थिति के अंदर इसका वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो संख्या यहाँ बनेगी ना, उसे हम कहेंगे काल्पनिक संख्या। तो यहाँ अंडर के अंदर माइनस रखने से कैसी संख्या बनेगी दोस्तों, माइनस में बनेगी, और वो क्या होगी, काल्पनिक होगी। उसको हम क्या कह सकते हैं, काल्पनिक कह सकते हैं। हाँ, ये जो फैक्टर बनता है बेसिकली ये सम्मिश्र संख्या का निर्माण करता है। ठीक है, तो हमें वहां तक नहीं जाना है, हमें केवल इतना सा समझना है कि ऐसी स्थिति में जब अंडर के अंदर माइनस आ जाता है तो उस स्थिति में कैसी संख्या बनती है, काल्पनिक संख्या बनती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है ना दोस्तों। तो उस स्थिति में हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल क्या नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो अंदर अगर अंडर-(-49) भी है ना, तो भी उसको हम काल्पनिक ही मानेंगे, उसको -7 नहीं लिखेंगे। ठीक है ना दोस्तों, अंडर के अंदर माइनस होने की वजह से हम उसको आगे हल नहीं करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि वो एक कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। ठीक है दोस्तों, अगला फैक्ट देखते हैं क्या है। यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है इससे। यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो, कैसी होनी चाहिए दोस्तों, विषम होनी चाहिए, यानी ओड होनी चाहिए। ठीक है, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ध्यान रखना, क्या नहीं हो सकती, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती।
जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 10 मान लीजिए, 10 में इकाई का अंक 0 है और उस स्थान पर क्या है, विषम रूप में है 0, यानी 1 0 है। 1 0 का मतलब क्या हो गया, जैसे 0 की संख्या कितनी है इसमें 1, और 1 क्या होता है दोस्तों, विषम होता है। मान लीजिए यहाँ 100 है तो 100 का तो वर्गमूल निकल सकता है ना, क्योंकि 2 क्या होता है, सम होता है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा अलग रखते हुए चलते हैं, क्योंकि हमें केवल अभी फैक्ट के बारे में समझना है। मान लो यहाँ 1000 है तो 0 की संख्या कितनी होगी, 3, और 3 कैसी संख्या होती है दोस्तों, विषम संख्या होती है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी इसका पूरी तरह से वर्गमूल नहीं निकल सकता। तो हमसे अगर किसी प्रश्न में पूछा जाए कि बताइए निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग है और कौन सा नहीं है, तो इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। तो हमें ये देखना है कि उसके अंत में जो 0 है वो विषम रूप में है या सम रूप में है। अगर विषम है तो हम लिख सकते हैं कि वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, 2000 हो सकता है या 15,000 हो सकता है दोस्तों। तो इस प्रकार के कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये फैक्ट है, दोनों फैक्ट आपके समझ में आ गए होंगे। आप इसको अच्छी तरीके से लिख लीजिए जल्दी से, फिर मैं आपके लिए अगला फैक्ट लेके आता हूँ। तो पिछला जो फैक्ट था उसमें हमने ये चीज़ याद रख ली होगी कि अगर 0 जो है लास्ट में विषम आ रहा है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो हम उसका उल्टा ऑटोमेटिक दिमाग में आ गया होगा कि अगर सम है तो वो पूर्ण वर्ग होती है, लेकिन सम होने पर पूर्ण वर्ग हमेशा हो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, देखो देखते हैं। यहाँ कंसेप्ट सीधा सा है कि यदि शून्यों की संख्या सम हो तो वह तभी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है जब शून्यों को छोड़ने पर, यानी जो शून्य उसमें लगे हुए हैं उसको हटाने के बाद शेष संख्या कैसी होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। अगर लास्ट में 0 हटाने के बाद जो संख्या बचेगी अगर वो पूर्ण वर्ग है ना, तभी वो पूर्ण वर्ग हो सकती है पूरी संख्या। जैसे कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्जाम्पल बताते हैं आपके, ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे पहला एग्जाम्पल, अगर मैं 400 लिख दूँ यहाँ, तो आपने सीधा सा देखा कि 0 क्या है, सम है, लेकिन आपको केवल 0 नहीं देखना है, उसके साथ 0 को तो हटा दो। ठीक है ना, बची कौन सी संख्या, 4। अगर 4 पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि है, ठीक है, 4 का वर्गमूल क्या हो गया दोस्तों, 2 हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि 400 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। बात समझ में आई होगी आपके कि 400 भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे एक एग्जांपल और बताता हूं आपको, मान लो यहाँ 90,000 है तो यहाँ 0 तो कैसे है, सम है। ठीक है, हमने 0 सम देख ली, लेकिन हमें सम देखने के साथ साथ इन 0 को हटा के जो बची हुई संख्या है उसको देखना है कि इसका वर्गमूल निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। बिल्कुल निकल सकता है। 9 का वर्गमूल कितना हो गया दोस्तों, 3 हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो 90,000 है ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये देखना है कि यहाँ वाली जो संख्या है ना वो भी क्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ तीसरा जो एग्जाम्पल लिखूं, अगर मैं यहाँ 12,000 लिख देता हूँ या 1,20,000 लिख देता हूँ, तो आपने 0 तो देख लिया कि सम है, लेकिन ये 12 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए हम ये कहेंगे कि 12,000 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उम्मीद है कि आपको जो फैक्ट है वो समझ में आ गया होगा। अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। बिल्कुल सिंपल सा फैक्ट है, किसी संख्या के अंत में जितने शून्य होंगे उसके वर्ग में उसके दुगने शून्य होंगे। बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि उसमें लिखा हुआ है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। मान लो 10 है तो 10 में कितना शून्य है दोस्तों, 1। तो अगर मैं इसका वर्ग करूंगा यानी स्क्वायर करूंगा तो यहाँ कितने शून्य आएंगे, उसके दुगने शून्य आएंगे, यानी 2 शून्य आ जाएंगे। यहाँ 1 शून्य था तो वर्ग करने पर कितने शून्य बन गए, 2 बन गए। मान लो अगर मैं यहाँ 200 लिखता हूँ तो यहाँ कितने शून्य है दोस्तों, 2 शून्य है। तो मैं इसका वर्ग अगर करूँ तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, लेकिन ये 2 जीरो का वर्ग क्या हो गया, 4 जीरो हो गया। यानी अगर 2 है शून्य की संख्या तो उसका वर्ग करने पर शून्य की संख्या उसकी जस्ट डबल हो जाएगी, यानी 4 हो जाएगी। तो 3 है तो क्या हो जाएगी दोस्तों, 6 हो जाएगी। 4 है तो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, यानी उसकी जस्ट डबल हो जाएगी शून्यों की संख्या। तो दोनों फैक्ट आपको समझ में आ गए होंगे, इसको भी आप जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर अगले फैक्ट की तरफ हम चलते हैं। तो अगला फैक्ट आपके सामने है दोस्तों। फैक्ट नंबर 8 की बात हम कर रहे हैं। बता देता हूं मैं आपको क्या है फैक्ट। तो जो इम्पोर्टेंट तथ्य है पॉइंट नंबर 8,
क्या है दोस्तों, प्रत्येक समपूर्ण संख्या का वर्गमूल कैसी संख्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, और साथ में क्या होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। पूर्ण का मतलब क्या हुआ यहाँ, पूर्ण वर्ग से है यहाँ, मतलब पूर्ण का मतलब क्या है, पूर्ण वर्ग, जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल सकता है। तो प्रत्येक सम संख्या, और कैसी सम संख्या, पूर्ण वर्ग सम संख्या, उसका वर्गमूल एक सम संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल में लेता हूँ आपके सामने, मान लीजिए अंडर रूट 36 की हम बात कर रहे हैं। 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, दूसरी चीज सम संख्या है, ठीक है ना। सम क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि ऐसी संख्या जिसमें दो का भाग जा सकता है वो क्या होती है, सम संख्या होती है। तो अंडर रूट 36 जो है क्या होती है दोस्तों, सम संख्या होती है। और इसका जो वर्गमूल है ये क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा, और 6 भी कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो सिंपल सा तथ्य है कि प्रत्येक समपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक सम संख्या ही होती है। तो हमें याद रखना है ये फैक्ट। अगला फैक्ट क्या है, देखो, प्रत्येक विषम पूर्ण संख्या का वर्गमूल क्या होती है, एक विषम संख्या होती है। अब दूसरा इसी का विपरीत है कि अगर विषम पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या मतलब यहाँ पूर्ण से क्या मतलब है, पूर्ण वर्ग संख्या जिसका पूरी तरह से वर्गमूल निकल सकता है, का वर्गमूल एक विषम संख्या होती है। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया, अंडर रूट 121 बराबर क्या होता है दोस्तों, 11। तो 11 भी विषम संख्या है और 121 भी क्या है, विषम संख्या। अगर दूसरा एग्जाम्पल हम और लें, मान लो 729 है, 729 कैसी संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है। और इसका जो वर्गमूल हमें प्राप्त होगा, हम अच्छी तरह से जानते हैं इसका वर्गमूल क्या हो गया, 27 हो गया। और 27 कैसी संख्या है दोस्तों, विषम संख्या है, ठीक है। तो हम आसानी से ये समझ सकते हैं कि अगर सम संख्या है तो उसका वर्गमूल सम आएगा, और विषम पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका वर्गमूल विषम आएगा, ठीक है दोस्तों। अगला फैक्ट आपके सामने है दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है दोस्तों। सीधा प्रश्न इससे पूछा जाता है कि पहले हम फैक्ट पढ़ लेते हैं, फिर प्रश्न के बारे में बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं, कैसी संख्या होनी चाहिए, प्राकृत होनी चाहिए। प्राकृत आप जानते हैं कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। तो दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं, क्रमागत का मतलब समझ गए होंगे आप, क्रम से आनी चाहिए, ठीक है ना, कंटिन्यू आए। जैसे मैंने मान लिया कि n कोई संख्या है तो अगली संख्या n+1 होगी, एक जोड़ने पे अगली संख्या आ जाएगी। के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं हो सकती है दोस्तों, 2n संख्याएं होती है, लेकिन कैसी होती है, पूर्ण वर्ग नहीं होती है, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग नहीं होती है, इस चीज का ध्यान रखना। तो आप फैक्ट तो समझ गए होंगे, सीधा सा फैक्ट है कि अगर दो क्रम से आने वाली संख्याएं हैं तो उनके बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती, तो 2n नहीं हो सकती, ठीक है दोस्तों। क्या नहीं हो सकती, 2n। तो यहां मैं समझाता हूं आपको, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आप बिल्कुल समझ पाएंगे इसको। जैसे मान लीजिए यहां संख्या ली मैंने, बिल्कुल सिंपल सी संख्या ले लेता हूं, 2 और 3, दोनों क्रम से आती है। अगर हम क्या कह रहा है ये, वर्गों के बीच वर्ग निकाले इसका, तो वर्ग में निकाल देता हूं 2 का स्क्वायर, जो कि कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। तो हमें ये पूछ रहा है कि इनके बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। तो एक तरीका तो ये होगा कि हम संख्याओं के बीच में पता करें, जैसे 4 के बाद में आ गया 5, 6, 7, 8, और यहाँ मैं 4 लिख देता हूँ, यहाँ 9 लिख देता हूँ। तो ये पूछ रहा है हमें 4 और 9 के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। तो 5 नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। यानी हमें पता चला कि कितनी संख्याएं हैं ऐसी, 4 संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है दोस्तों। लेकिन इतना लेंथी, इतना बड़ा करने के बावजूद, मतलब इतना बड़ा नहीं करना है अपने को, ये मानिए आप, ठीक है दोस्तों। तो इतना बड़ा क्वेश्चन या इतना बड़ा सॉल्यूशन हमें नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये गलत तरीका होगा कि हम बहुत ज़्यादा समय ले रहे हैं इसमें। मान लो यहाँ तो छोटी संख्या है, बड़ी संख्या होती तो क्या करते, तब तो समय ज़्यादा लगता ना। तो हम क्या करें, यहाँ इस फैक्ट का, इस नियम का हम प्रयोग करें यहाँ। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो हमें क्या करना है, मैं यही समझा देता हूँ आपको। संख्या पहली 2 है, फिर 3 है, ठीक है। तो 2 तो है n के रूप में, किस रूप में दोस्तों, n के रूप में। और 3 कब आया, जब n में 1 जोड़ा, यानी अगला पद n+1 है, यानी मैं 3 को 2+1 समझ सकता हूं, ठीक है। यानी यहां से सीधा सा हमें पता क्या चला कि n का मान 2 है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, 2 व 3 के बीच पूर्ण वर्ग संख्याएं
नहीं है। कितनी नहीं है वो हमें पता करना है, तो 2n नहीं है, ठीक है। n हमें दिख रहा है कितना है, 2 है, तो हमने सीधा n की जगह 2 लिख दिया, तो 2 × 2 कितना हो गया दोस्तों, 4। तो बहुत आसानी से हमने प्राप्त कर लिया 4, ठीक है। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ आपको ताकि ये क्लियर हो जाए। और मान लो हमने संख्या ली 5 और 6, तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें इसको n मानना है। क्या मानना है, n। और ये क्या चीज़ है, n+1 है, तो हमें और किसी से मतलब नहीं है, हमें केवल n से मतलब है कि n क्या है, यहाँ 5 है। n क्या है दोस्तों, 5 है। तो 5 और 6 की बात कर रहे थे अपन दोस्तों। तो 5 और 6 में क्या है, देखो यहाँ n का मान हमने क्या मान लिया, 5 मान लिया, ठीक है। और अब पता चल गया होगा आपको 5 कैसे लिया है मैंने। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल ये पता करना है कि कितनी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, बस उसी की हमें बात करनी है। तो हमें इनके बीच में चेक नहीं करना कि 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 6 का 36 हो गया, बीच में से हम छांट लेते हैं, नहीं, वो बड़ा मेथड होगा, वो हमें नहीं करना है। हमें सीधा क्या करना है, 2n लगाना है। क्या फॉर्मूला लगाना है, 2n। और 2 ऐसा का ऐसा, n की जगह हमें किसका प्रयोग करना है, 5 का। तो 2 × 5 कितना हो गया, 10 हो गया। यानी हम सीधा समझ सकते हैं कि 5 और 6 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं दोस्तों, 10 संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपको पता चला होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है। आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम आज की समाप्ति पर, क्योंकि तो आपने नोट कर लिया होगा इसको। तो दोस्तों आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से और वर्ग और वर्गमूल के टॉपिक के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, इन फैक्ट्स को आप आज याद कीजिए, जो 10 फैक्ट्स हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने बताए आपको, कुछ एग्जाम्पल आप अपने दिमाग से सोचिए, ठीक है दोस्तों। और काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है ये वर्ग और वर्गमूल के। ये मान के चलिए कि उसका जो स्टैंडर्ड हम लेके चल रहे हैं ना, उसको ये और अपग्रेड करेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। अच्छा स्टैंडर्ड हमें देंगे ये फैक्ट, अगर हमें याद है तो। और अगर जो डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं वो अगर हमें नहीं आ रहे हैं तो फिर इनकी वजह से हमें नहीं आते, क्योंकि हमें फैक्ट याद नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये फैक्ट आप अच्छे से याद करें, जैसा कि मेरे को उम्मीद है आप याद करेंगे निश्चित रूप से। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो सेशन है, आपको अच्छा लगा होगा। इसी उम्मीद से मैं आगे की वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे और मैं आपकी तैयारी को मजबूत करने में आपका सपोर्ट करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ होंगे, जैसा कि मैं रोज़ कह रहा हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। तो स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए, आवश्यक कार्य हो तो ही जाइए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, घर के कामों में मदद कीजिए उनकी, ठीक है दोस्तों। अध्ययन भी करते रहिए और बिल्कुल जो SKK मैथ्स क्लासेस जो चैनल है आप उसको रोज़ाना देखते रहिए। जब भी नए नए वीडियो आते हैं, और वो आप तक तभी पहुंचेंगे जब आप उसको सब्सक्राइब करेंगे। तो मेरे को शिकायत भी है आपसे कि आप वीडियो देख भी लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। पसंद आता है तो लाइक भी नहीं करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। मैं मेहनत कर रहा हूँ तो निश्चित रूप से आपको पसंद आना चाहिए। आपकी इच्छा है फिर नहीं आता है, आप हो सकता है इससे ज़्यादा हायर लेवल के स्टूडेंट हो, तो हो सकता है आपको सेशन पसंद नहीं आए। बाकी इम्पोर्टेंट तो है, इस चीज़ को आप भी मानेंगे। तो अगर अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से आपको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जैसे ही नए वीडियो बनेंगे तो आप तक वो पहुँचेंगे ही नहीं। मैंने पहले भी कहा था, तो आगे से आगे शेयर कीजिए ताकि और लोगों की भी मदद हो सके, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का जो सेशन है उसको बहुत ही अच्छा बनाने के लिए आपका भी धन्यवाद। और इसी के साथ मैं आज की जो क्लास है उसको विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।